हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और गाइज आज हम लोग जो एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 4 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम है उसका, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका था। जब मैंने आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स कराया था तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल्स के 2-3 टाइप जो मैंने आपको बताए थे। वैसे तो आप जितने टाइप्स बनाना चाहो उतने टाइप्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है या द्विघात समीकरण होती है वो क्या होती है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ी सी एक बार बता देता हूं, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं। देखिए, पॉलिनोमियल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है, जिसे आप बहुपद कहते हो। उसी में एक उसका एक टाइप होता है, पॉलिनोमियल का एक टाइप होता है जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब मतलब क्या होता है इसका समझिएगा। मतलब ये होता है दो जिसमें घात जो है, जो पावर है वो 2 हो, मैक्सिमम जो पावर हो वो 2 हो। ऐसी कोई हमारे सामने इक्वेशन लिखी है, ऐसा कोई समीकरण लिखा है तो उसे कहते हैं द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसकी एक शर्त ये होती है, पहली शर्त क्या होती है, देखिए शर्त लिखना, अब ये आपको लिखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। पहली शर्त क्या होती है कि उसमें केवल एक वेरिएबल होना चाहिए, वन वेरिएबल होना चाहिए, केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। और दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये है कि इसमें जो मैक्सिमम पावर है, जो मैक्सिमम और मिनिमम दोनों कह लीजिए, मैक्सिमम और जो मिनिमम जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, आप लोग बताइएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जैसे मैंने लिखा ax² प्लस bx प्लस c, बताइए इसमें कितने वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। तो आप इसमें बोलेंगे इसमें सर एक ही वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है, x वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, वो जो ABC है वो उसके कोफिशिएंट हैं। मैं थोड़ा सा सिंपल वे में लिख देता हूं, आप लोग सिंपल वे में, जैसे मैंने लिख दिया 2, यहाँ 4 और यहाँ 6, इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ संख्याएं लिख दी और मैंने बोला बताइए इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो आप बताओगे इसमें एक वेरिएबल है और वो कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है। तो पहली शर्त तो पूरी हो रही है। देखें दूसरी शर्त पूरी हो रही है कि नहीं पूरी हो रही है। तो दूसरी शर्त इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर बताइए कितनी है। मैक्सिमम पावर किसकी देखेंगे, वेरिएबल की ही पावर देखेंगे। x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 2 है। तो वही हमारी यहाँ पे शर्त पूरी हो रही है कि जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर या घात बोले, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, वो 2 होनी चाहिए और मिनिमम भी 2 ही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा मैं लेके चलता हूं, ये बताइए ये x² प्लस 5 मैंने लिखा है, इक्वल टू 0 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू 0 मैं लिख देता हूं। ये बताइए ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने यहां देखा वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, वो भी x वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है और कोई वेरिएबल इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ पे x की पावर देखिए, मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। जी हाँ, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तीसरा एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आप बताइएगा है कि नहीं है। यहां मैंने लिखा x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो मैंने पहले देखते हैं कि यहाँ पे कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल इस्तेमाल हो रहा है, x। ठीक है, पहली शर्त तो पूरी हो रही है। देखिए दूसरी शर्त पूरी हो रही है कि नहीं। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, तो यहाँ में मैक्सिमम पावर 3 दिख रही है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इसी के ऊपर आपका जो पहला सवाल है वो बेस्ड है और आपको उसी तरह यहाँ पे करना है। ठीक है, मैं थ्योरी इसीलिए पढ़ाता हूं ताकि आप लोग जो क्वेश्चंस हैं उसको आराम से कर सको। ठीक है, एक बार बेस समझ में आ जाता है उसके बाद क्वेश्चन करने में हमें दिक्कत नहीं होती है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.1 पे चलते हैं। और एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने होगा, करिएगा। हमें यहाँ पे चेक करना है
कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो कैसे चेक करते हैं? बहुत आसान तरीका है। जो भी आपके सामने क्वेश्चन दी गई है उसको सिंपल फॉर्म में पहले बना लीजिए। सिंपल फॉर्म में कैसे बनाएंगे? यहां पे दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर दिया गया है बराबर 2 × x-3, ये चीज दी गई है। ठीक है, ये चीज दी गई है, इसको खोल देंगे, इस फॉर्मूले को खोलेंगे। आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, मैं कुछ फॉर्मूले लिख देता हूं। अगर आपको फॉर्मूले नहीं पता है तो फॉर्मूले लिख लीजिएगा। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। ये चीज बनती है कि नहीं बनती है? ठीक है। a - b का होल स्क्वायर क्या बनता है? a - b का होल स्क्वायर क्या बनता है? a² - 2ab + b²। ठीक। एक और फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है? इसका बनता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ठीक है। अगर a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है? ये बनता है a³, ठीक है, a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b, ये बनता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आंसर करता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस चीज को पहले खोल लेते हैं। ये हो जाएगा x² + 2 × x × 1। ठीक है, ये डॉट जो है डॉट नहीं है, इनटू है। ठीक है, +1 का होल स्क्वायर बराबर, इसको खोल लेते हैं, 2 से इससे गुणा करते हैं तो 2x हो जाएगा और 2 को इससे गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा। एकदम सिंपल मैं लेके चल रहा हूँ। x² + 2x + 1 बराबर 2x - 6। इसको उधर ले आते हैं सब चीज़ों को, x² + 2x + 1 -2x हो जाएगा और ये माइनस का 6 है तो यहाँ पे प्लस का 6 हो जाएगा = 0। ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा? x² + 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रही है, क्या दिख रहा है कि हमारे पास एक वेरिएबल है, x वेरिएबल था और x की मैक्सिमम पावर कितनी है? वो 2 है। जी हाँ, तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये या फिर हिंदी वाले बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं, यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, डबल टिक का मतलब ये है। ठीक है, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए आगे चलते हैं इसी तरह के सेकंड क्वेश्चन पे। ठीक है, आप भी कुछ करने की कोशिश करिएगा जो, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है, करने की कोशिश करिएगा। मैं चलना चाहूंगा थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे चलना चाहूंगा। देखिए, अगर आप थोड़ा सा मन में कैलकुलेशन कर सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका वो टाइम बचाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे लिखा हुआ है x - 2, अगले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अगले ब्रैकेट में लिखा हुआ है x + 1 बराबर x - 1। ठीक है, अगले ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? x + 3, x + 3। तो यहां से हमें एक चीज दिख रही है, अब कुछ बच्चा यहां पहले ही समझ जाएगा। क्या समझ जाएगा? कि यहां पे भी x² बनेगा और यहां पे भी x² बनेगा। वो बंदा सीधे जाकर के लिख देगा कि यहां ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² तो आ ही रहा है, बाकी टर्म तो आते ही रहेंगे। यहां पे यही तो दिक्कत है कि थोड़ा सा इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अभी देखिए क्या होगा। यहां पे सॉल्व करता हूं मैं, x को पहले x को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? x² प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो x आ जाएगा, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो -2x और -2 इक्वल टू, इसको इससे खोलता हूं यहां पे तो क्या हो जाएगा? x² + 3x माइनस को इससे खोलता हूं -x और -3। ठीक, यहां पे x, अब इन सब टर्म को इधर ले आते हैं, x² + x -2x -2, इसको इधर ले आते हैं, -x² हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ये प्लस का x हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा = 0। ये इससे कट जाएगा। ठीक है, अब आप करते रहिए, -3 2 5 और 5 में से 2 जाएगा, -3x यहाँ हो जाएगा और यहाँ बचेगा +1 = 0। ठीक है,
या आप ऐसा लिख सकते हैं 3x - 1 = 0। यहाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x² का टर्म हट चुका था। यहाँ पे देखेंगे x से मल्टीप्लाई होकर x² बनाएगा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई होकर x² बनाएगा, ठीक है। और वो दोनों आपस में कट जाएंगे। मैं काटना चाहता तो यही काट देता, x² को यही काट देता, और बाकी के जो टर्म होते वो केवल x⁻1 में बचे होते। तो यहाँ सीधे हम पहले ही कर देते कि यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा क्वेश्चन जरूर करिएगा। चौथा क्वेश्चन मैं क्यों कराना चाहता हूं अभी समझ में आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ तीसरे क्वेश्चन को करने के बाद सीधे चौथे क्वेश्चन को बोल देंगे कि ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि x कट जाएगा, ठीक है। अब यहां समझिएगा, चलिए पहले का चौथा क्वेश्चन, x-3 ब्रैकेट में है और अगले ब्रैकेट में कितना है 2x + 1 बराबर, फिर क्या है x है x + 5, x है x + 5 है, ये चीज है। सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको पहले अंडर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, x हो जाएगा और -3 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, x² हो जाएगा + 5x हो जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ इसको काटने की कोशिश करेंगे, जो मैंने कहा था कटेगा ही नहीं है। ये इधर जाएगा तो 2x² - x² हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो -x² हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो +x। इसको थोड़ा सा हल कर लेता हूँ मैं, 6x में से 1x जाएगा तो 5x बचेगा और ये भी -5x होगा, -10x हो जाएगा, -3 = 0। ये इससे कटेगा तो कितना बचेगा, मतलब कटेगा नहीं घटेगा, तो ये x² बचेगा, ठीक है। ये इक्वेशन कैसी आ गई हमारे सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसी तरह आप बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें करिएगा और कोई दिक्कत होगी आप टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे को बता दीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप बताना भूल गया था। टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है, कोई भी बच्चा कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो 9th का क्वेश्चन हो, चाहे 10th का क्वेश्चन हो, चाहे इंटर का क्वेश्चन हो, चाहे आपके ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन हो या आपके एसएससी बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन हो मैथमेटिक्स के लिए सिर्फ, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम का जो रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम बता देता हूँ, मून जायसवाल मैथ्स करके चैनल है, मून जायसवाल मैथ्स, ये ग्रुप है, ठीक है। इसमें आप अपने क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, एक जैसे सारे क्वेश्चन थे पहले के, इसलिए मैं सारे नहीं करा रहा हूं, नहीं तो मैं सारे करा देता, ठीक है। अगर मुझे लगता कि डिफिकल्ट होंगे तो मैं सारे करा देता। सारे यहाँ पे आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं हमारे पास। 2 3 4 क्वेश्चन हैं और 4 क्वेश्चन को आज ही हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। जरा दूसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। एक आयत के बारे में बोल रहा है, ठीक है, एक रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ी सी मैं रेक्टेंगल के बारे में बता देता हूं। यहाँ पे नोट डाल के लिख लीजिएगा, नोट डाल के कुछ लोग लिखना चाहते हैं तो नोट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी बातें बता रहा हूं आप लोगों को। ये है, हमने बनाया रेक्टेंगल या आयत, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हिंदी में बोलते हैं आयत बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम वाली लंबाई होती है, ठीक है, उसे कहते हैं एल, उसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और लेंथ जैसे बोलता हूं, और इसकी जो छोटी वाली लंबाई होती है उसे हम लोग कहते हैं ब्रेथ कहते हैं, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहे तो किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, किसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने एल और बी से रिप्रेजेंट किया है। यहां पर मैं लिख देता हूं एल बराबर लेंथ और बी बराबर ब्रेथ, ठीक है। यहां पे एक मैं बात बताता हूं, यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसका अगर आपसे पूछा जाता है कि परिमाप कितना है, परिमाप, या फिर बात करते हैं पेरीमीटर की, किसकी बात करते हैं, पेरीमीटर की बात करते हैं। तो पेरीमीटर मैंने आपको बताया था क्या होता है,
इसकी जो बाहरी लंबाई होती है, इसकी बाहरी लंबाई की जो पूरी लंबाई होती है टोटल, उसे कहते हैं पेरीमीटर। उसे क्या कहते हैं? पेरीमीटर कहते हैं। अगर ये चीज L है, अगर ये चीज L है तो ये चीज क्या हो जाएगी? ये चीज बताइए, ये लंबाई क्या हो जाएगी? ये भी L हो जाएगी। अगर ये B है, इतनी लंबाई B है, तो ये भी लंबाई क्या हो जाएगी? B हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? पेरीमीटर मैंने क्या बताया था, यह परिमाप क्या होता है? इस आयत की जो बाहरी लंबाई है, जो बाहर आउटर सरफेस की जितनी भी लंबाई होगी टोटल, वही होता है परिमाप। मतलब यहां से यहां चले, यहां से यहां चले, यहां से यहां चले और यहां से यहां चले, और जहां से शुरुआत करी थी वहीं पहुंच गए। ये टोटल जो लंबाई होगी इसे कहते हैं परिमाप। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हुई? L हुई। फिर यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हुई? B हुई। फिर यहां से यहां तक की लंबाई L हुई, और फिर यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हुई? B हुई। इसको जरा जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 2L + 2B आ जाएगा। 2 को बाहर ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? L + B। इसी फॉर्मूले को आप लोग रटते फिरते हैं 2L + B। पर जो आयत का परिमाप क्या होता है या पेरीमीटर क्या होता है? 2L + B। इसी चीज को आप हमेशा रटते रहते हैं कि 2L + B होता है। ये क्यों होता है? समझ में आ गया होगा। अच्छा, मैं थोड़ी सी और इधर बात बताता हूं। जैसे मैंने ये चीज ली है, ठीक है, ये मैंने कोई पेंटागन लिया है, इसकी लंबाई A है, इसकी लंबाई B है, इसकी लंबाई C है, इसकी लंबाई D है, और इसकी लंबाई E है। ठीक है, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? पेरीमीटर या परिमाप क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग, परिमाप क्या हो जाएगा? लिखेंगे A + B + C + D + E। ठीक है, ये हमारा पेरीमीटर है। यहां से चले और यहां 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 यहां, ये पूरी लंबाई लेते हुए हम लोग जहां से स्टार्ट किए थे वहीं पे एंड हो गए। इस पूरी लंबाई को कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं। तो पेरीमीटर समझ में आ गया होगा क्या होता है पेरीमीटर? मेरी इसको सर बताना था। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। यहां पे दूसरी बात आती है क्षेत्रफल की। किसकी बात आती है? क्षेत्रफल की। इसको हिंदी में कहते हैं एरिया। इसका टोटल एरिया कितना है? इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है? तो देखिए, ये जो L है ना, ये पूरा यहां से यहां तक चलेगा। ठीक है, ये पूरा यहां से यहां तक चलेगा, और ये चीज जो लंबाई है ये यहां से यहां तक चलेगी। ठीक है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है L × B होता है। L × B होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो लंबाई है ये पूरी अपनी यहां से यहां तक चलेगी, और ये यहां से यहां तक चलेगी। जो ये हिस्सा होता है ना बीच का, जो अंदर का बीच का जो पूरा हिस्सा होता है, इसे कहते हैं परिमाप। जो मैंने वो शेड में बनाया है इसे कहते हैं परिमाप, इसे कहते हैं एरिया या क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा या एरिया क्या हो जाएगा? L × B हो जाएगा। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। दूसरे का फर्स्ट क्वेश्चन है। जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं मैं उनके लिए भी बता रहा हूं, और जो बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ आपको छोटा बहुत ही सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए दूसरे का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों एक साथ समझेंगे। पढ़िए जरा, आप दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में पढ़िए। इसमें बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां हमसे 528 मीटर स्क्वायर जो हमारा रेक्टेंगल का प्लॉट है या एरिया है उसकी बात की गई है। तो यहां दो चीजें हम मानेंगे। क्या मानेंगे? दो चीजें मानेंगे। जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगल है। ठीक है, थोड़ा सा सीधा बना देता हूँ। ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा। इसकी लंबाई L हो जाएगी और ये लंबाई हो जाएगी B हो जाएगी। ठीक, L क्या है? लेंथ है, और B क्या है? ब्रेथ है। ये लंबाई है, चौड़ाई है। ये L क्या है? लंबाई है, और ये क्या है? चौड़ाई है। ठीक, इसमें बोला गया है कि आयत का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल है 528। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं क्षेत्रफल। क्या लिख सकते हैं? क्षेत्रफल या एरिया। एरिया क्या है बताइए आप लोग? 528 है। 528 है ना, 528 है। वो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर वो छोड़ दिए, वो आप लोग लिख लीजिएगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको बताया क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है L × B होता है। क्या होता है? L × B। तो यहाँ L × B बराबर क्या हो जाएगा? 528 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हमारी आ गई, पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बताते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है? बोला गया है कि क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है,
द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। मतलब इस जो हमारा आयत है, रेक्टेंगल है, आयत को ही रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसकी जो लंबाई L है, ठीक है, वो ब्रेथ से दुगनी से एक ज्यादा है। कौन दुगनी से एक ज्यादा है? ये जो L है ना, ये 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स मतलब होता है 2 गुना से एक ज्यादा है, +1, ठीक है। तो ये यहां पे ना करके हम लोग यहां करेंगे, बराबर करने के लिए, इस इक्वेशन को बराबर करने के लिए 2 टाइम्स कहां करेंगे या 2 गुना कहां करेंगे? इसमें करेंगे। तो 2 टाइम्स इसका 2 भी कर दिया और एक और जोड़ना था तो +1। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन आ गई। बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। इसमें यह बोला गया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई की, जो लंबाई L है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो लंबाई में 2 गुना नहीं करेंगे हम लोग, इक्वेशन को बराबर करने के लिए जो चौड़ाई है उसमें 2 गुना करेंगे। 2 गुना मतलब 2 टाइम्स करेंगे और एक अधिक है बोला है तो एक जोड़ देंगे, ठीक है, वही मैंने किया है। अब यहां आपको 2 इक्वेशन मिल गई हैं और 2 इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। यहां L बराबर हमें क्या मिल गया है? 2b + 1 मिल गया है। तो L का मान उठा के यहां रख देते हैं, L का मान उठा के यहां रख दीजिए। तो L की जगह क्या रख देंगे? L की जगह यहां पे ऐसे लिख दीजिए, पुट L इन इक्वेशन 1। L का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2b + 1। L की जगह हमने रखा है, L का मान क्या है? 2b + 1 है। b का मान तो सेम एज इट इज b की तरह रखा रहेगा और कितना हो जाएगा? 528 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2b² + b - 528 आ जाएगा बराबर 0, क्योंकि 528 को हमने इधर ले लिया है, ठीक है। हमें यही तक रखना था क्योंकि हमसे बोला गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करो या द्विघात समीकरण सिर्फ बना के दो, हमें इसको सॉल्व मत करो। अगर आपको सॉल्व करने का मन करता है तो आगे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वैसे यहीं तक रखना है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात, चलते हैं दूसरे का क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, उन पूर्णांकों को ज्ञात करो, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो दूसरे का दूसरा जो है, इसमें बोला गया है कि 2 धनात्मक संख्याएं हैं, लेकिन वो कैसे हैं? कंसेक्यूटिव हैं, क्रमागत हैं। तो क्रमागत मतलब ये होता है कि अगर मैंने पहली संख्या अगर मैंने 4 मानी है तो सेकंड संख्या मुझे क्या माननी पड़ेगी? इसकी जस्ट बाद वाली, मतलब 5 माननी पड़ेगी। अच्छा, इन दोनों में फर्क क्या हुआ? ये 5 को जानते हैं हम क्या लिख सकते हैं? 4 + 1 भी लिख सकते हैं। मतलब कोई भी संख्या हो उसमें एक जोड़ करके अगली संख्या आ जाएगी। मतलब अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने पहली संख्या 100 मानी है तो सेकंड संख्या, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 101 आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए? क्योंकि क्रमागत बोला गया है। मतलब 100 + 1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 + 1 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? बस यही चीज की जरूरत है आपको इस क्वेश्चन में। यहां पे माना पहली संख्या या लेट फर्स्ट नंबर हमने मान लिया, क्या मान लिया? x मान लिया। फर्स्ट नंबर हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो माना दूसरी संख्या क्या होगी? माना दूसरी संख्या लेट सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर आप y नहीं मानोगे क्योंकि कंसेक्यूटिव दिया है तो x + 1 हो जाएगा। x + 1 कंसेक्यूटिव या दिया है या क्रमागत दिया है। मैंने आपको बताया था ना, पहली संख्या अगर 4 मानोगे तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 + 1 बराबर 5 हो जाएगी। इसी तरह मैंने पहली संख्या x मानी थी तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? x + 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है या प्रोडक्ट ऑफ द 2 consecutive इंटीजर इज 306।
मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो जो संख्याएं हैं उनका गुणनफल या उनका प्रोडक्ट 306 है। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो x, ये पहला x हो गया और दूसरा मल्टीप्लिकेशन, दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कितना है 306 है, यही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x को यहां अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x और माइनस 306 बराबर 0। यही चीज आपको फाइंड आउट करनी थी और कुछ नहीं करना था, यही तक आपको क्वेश्चन करना था, ठीक है। अगर आप इसको आगे करना चाहते हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे आप बस यहीं तक करना था, लेकिन कोई बच्चे आगे करना चाहते हैं तो मैं इस तरह से बता देता हूं। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको दो भागों में कैसे तोड़ सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो इस संख्या है यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 और 306 को मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 306 ही आएगा। अब 306 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ दो कि प्लस और माइनस करने पर यहां पे 1 आ जाए। जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 आ जाए। तो हम लोग इसको तोड़ेंगे, तो इसको ऐसे तोड़ते हैं 17 गुणे 18, 17 और 18 में तोड़ देंगे। 17 गुणे 18 करने पे 306 आता है और दो संख्याएं हमें मिल गई 17 और 18। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको आपस में घटाने या जोड़ने पर 1 जरूर आ जाता है, क्योंकि 18 में से 17 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मैंने वही बोला है, यहां पे 1 की जगह क्या रखना होता है हमें 18 माइनस 17, जो दो संख्याएं निकली हैं उनको अगर घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस 306 तो रहेगा ही रहेगा यहाँ पे 0, ठीक। इसको 306 को आप क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो 18 गुणे 17 लिख सकते हो, ठीक। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 18 गुणे 17, ये एक ही ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। अब यहां से x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन ले लिया, x प्लस 18 हो जाएगा। यहां से 17 यहां से माइनस 17 कॉमन लीजिएगा तो यहां क्या बचेगा x, और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस बचेगा, क्योंकि माइनस तो कॉमन ले ही लिया है। x प्लस 18 यहां बचेगा बराबर 0। यहां से हमें इस जगह से क्या कॉमन मिल रहा है और इस जगह से क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस 18 कॉमन मिल रहा है। तो x प्लस 18 एक ब्रैकेट में कर देंगे, अगले ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, जो बचा होगा x बचा है और माइनस 17 बचा है, माइनस 17 बचा है इक्वल टू 0। ये हमारा अगले में आ गया, ठीक है। या तो इसका मान 0 होगा तो इससे गुणा होकर 0 आ रहा होगा, या तो इसका मान 0 होगा तो इससे गुणा होकर 0 आ रहा होगा। यहां से दो कंडीशन क्या बनती है, x प्लस 18 बराबर 0 होगा, नहीं तो x माइनस 17 बराबर 0 होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर 18 इधर चला जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, और x ये इधर चला जाएगा तो x बराबर 17 हो जाएगा। x के दो मान आ सकते हैं, या x बराबर माइनस 18 हो सकता है या x बराबर 17 हो सकता है। x का मान माइनस में होगा नहीं, क्योंकि यहां पे दिया गया है आपका धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर्स दिए गए हैं, मतलब जो भी x का मान आएगा वो पॉजिटिव होगा। ये तो नेगेटिव है तो ये मान लेंगे नहीं, ये वाला मान ले लेंगे। तो x बराबर यहां कितना आ रहा है, x बराबर यहां आ रहा है 17, और x प्लस 1 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ये वो 18 नहीं जो आप यहां समझ रहे हो, ये वो 18 नहीं है। यहां से 17 रखा और 17 प्लस 1 करके 18 आया है, समझ रहे हैं, ठीक है। वैसे आपका क्वेश्चन यहां तक ही था। जो बच्चे आप क्वेश्चन एक्सरसाइज कर रहे हो वो आगे का पार्ट मत करना, आगे का पार्ट मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया है। जो भी बहुत टॉपर बच्चे हैं वही इस चीज को करने की कोशिश करें, ठीक है। करना चाहते तो कोई भी बच्चा कर सकता है, मैं ऐसा करते ही नहीं मानता कि सिर्फ टॉपर बच्चों के लिए ही हर चीज होती है। एक एवरेज बच्चा ही हमेशा एग्जाम में सिलेक्ट होता है, टॉपर नहीं सिलेक्ट होता, ठीक है। चलिए, बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, नहीं तो आपका क्वेश्चन वहीं तक सीमित था। चलिए तीसरा करते हैं, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए और उसको फिर करते हैं हम लोग दूसरे का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे का थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब यहां पे हिंदी वाले बच्चे समझे, रोहन की मां अपने उससे 26 वर्ष बड़ी है। किसकी मां किससे बड़ी है, जो रोहन की मम्मी है रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो है इसमें दो चीजें दी गई हैं। दो चीजें कौन सी दी गई हैं, कि रोहन दिया गया, कि रोहन की मम्मी दिया गया। तो उन दोनों की हम लोग कुछ मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मान लेते हैं।
सबसे पहले मानते हैं कि लेट रोहन्स एज कितनी है, x मान लेते हैं, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी लिख लें इस तरह से, रोहन की उम्र माना, रोहन की उम्र कितनी है, उम्र माना हमने x है, रोहन की माना उम्र कितनी है, x है। फिर लेट रोहन्स मदर एज, माना रोहन की मां की उम्र, माना रोहन की मां की उम्र, रोहन की मां की उम्र कितनी है, वो हो जाएगी x + 26 हो जाएगी। कैसे पता चला x + 26 हो जाएगी, इसमें बोला गया है कि रोहन की जो मां की उम्र है वो रोहन से 26 साल बड़ी है। मतलब अगर रोहन 1 साल का होगा तो उसकी मां की उम्र कितनी हो जाएगी, 26 साल नहीं, 1 + 26 हो जाएगी। 26 वर्ष ज्यादा है बच्चे। जब ये 0 होगा ना, जब ये 0 होगा तो जहां 0 + 26 हो जाएगा, समझ रहे हैं, उसकी उम्र से 26 वर्ष ज्यादा है, इसलिए मैंने x + 26 लिखा है। बात समझ में आ रही है, लिखा है। फिर ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर नाउ विल बी 360, ठीक है। मतलब बोला गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। मतलब 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। मैंने जो माना था, क्या माना था, रोहन की उम्र कितनी मानी थी, x मानी थी, और रोहन की मम्मी की उम्र कितनी मानी थी, x + 26 मानी थी। क्यों मानी थी, क्योंकि उसमें दिया गया है। यहां पे 3 साल बाद की बात हो रही है, तो यहां लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है। रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी बताइए, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। यहां पे लिख देंगे आफ्टर 3 ईयर रोहन्स एज 3 साल बाद रोहन की उम्र कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल बाद की बात हो रही है। ये कैप की एज है, प्रेजेंट टाइम की एज होती है। फिर क्या बोलते हैं, आफ्टर 3 ईयर मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज। ये किसकी मदर की बात हो रही है, रोहन्स की ही मदर की बात हो रही है, और किसी की मदर की बात नहीं हो रही है। 3 वर्ष बाद मां की उम्र कितनी हो जाएगी बताइए। जो ये चीज दी गई है उसमें 3 जोड़ेंगे, मतलब x + 26 में ये तो है ही उम्र, इसमें 3 जोड़ेंगे, क्योंकि हर वर्ष 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x + 29 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हमारी पता चल गई। इसमें लिखा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो हमने यहां पे पता कर लिया, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र पता कर ली और 3 वर्ष बाद उनकी मां की उम्र पता कर ली। तो यहां पे बोला गया है जो इनका प्रोडक्ट है, जो इनका गुणनफल है, वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। मतलब जो ये गुण 3 वर्ष बाद जो उम्र होगी उसका गुणनफल, 3 वर्ष बाद जो है जो उम्र होगी उसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 3 वर्ष बाद जो दोनों की उम्र होगी, 3 वर्ष बाद रोहन की उम्र और 3 वर्ष बाद उनकी मां की जो उम्र होगी, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, काम खत्म। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, x² प्लस 29x हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा प्लस 30 कितना होता है, 90 होता है। 90 में से 3 घटा देंगे कितना बचेगा, 87 बचेगा, ठीक है। ये चीज है। चलिए इसको इधर ले आते हैं, कितना हो जाएगा, x², ये प्लस 29 3 कितना हो जाएगा, 32x 2 1 3, ठीक है, प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, x² प्लस 32x, ठीक है। 10 में से 7 गया, माइनस का आएगा, 10 में से 7 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा 35 में से 8 गया, 5 27, ठीक है। ये आ जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसे आप लोग करिएगा और देखिएगा यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको हम लोग कर लेते हैं, और बहुत आसान से क्वेश्चन थे, मैं आपको एक एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं। आपको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी गाइस, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे हिंदी के बच्चे हों चाहे इंग्लिश के बच्चे हों, आपको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको सारा कोर्स फ्री में अवेलेबल हो रहा है। सिर्फ फ्री की बात नहीं होती यहाँ पे, बात ये है कि एजुकेशन कभी भी बिकनी नहीं चाहिए, ठीक है। एजुकेशन को कोई भी धंधा नहीं होना चाहिए। चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन पे यहाँ पे ट्रेन की बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। तो मैंने आपको 3.6 जो एक्सरसाइज कराई थी, एक बार उसको बच्चे जरूर कर लीजिएगा। देखिए टॉपिक वाइज टॉपिक बढ़िएगा, क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस में आपको पढ़ाया है। चैप्टर 1 सबसे पहले करिएगा, फिर उसके बाद चैप्टर 2 करिएगा, चैप्टर 3 पूरा करिएगा जैसा मैंने आपको कराया है, ठीक है। पूरा करने के बाद फिर एक्सरसाइज 4 पे आइएगा, ताकि आपको पता चलता रहे, एक सीक्वेंस पता चलता रहे, ठीक है। चलिए दूसरे का जो चौथा क्वेश्चन है, दूसरे का चौथा, उसमें भी थोड़ी सी नोट करने की बातें हैं। नोट करने की बात क्या है, एक फॉर्मूला लगता है, जैसे हिंदी में कहते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय कहते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला लगता है। कुछ लोग इस तरह से पढ़ाते हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो बात एक ही है, बात एक ही है। क्यों? समय को जब इधर लेके चले जाएंगे, ये समय किस में है, अपॉन में है, बटे में है। जब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा। वही चाल गुणे समय बराबर दूरी, एक ही बात है। आप लोग इस तरह से फॉर्मूला याद रखिएगा। इंग्लिश वाले बच्चे इस तरह से याद रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, ठीक है, स्पीड हो जाएगा। हिंदी वाले बच्चे ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हैं, और इंग्लिश वाले बच्चे इस तरह से याद रख सकते हैं। अच्छा, स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एस, जो उसका शुरुआती अक्षर है उससे रिप्रेजेंट करेंगे। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, या कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दिए, और टाइम को स्मॉल टी से, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे भी देख ले, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, तो दूरी को डी से रिप्रेजेंट कर देगा। समय टाइम होता है, तो टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर देगा। चाल को किससे रिप्रेजेंट कर देगा, एस से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। एस बराबर डी अपॉन टी भी लिख सकते हैं, ये समझिएगा, ठीक है। इतनी चीजें तो आपको हिंदी इंग्लिश में आनी चाहिए कि दूरी को डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस को डी से लिखेंगे। समय को टाइम कहते हैं, तो टाइम को टी से लिखेंगे। चाल को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, स्पीड को एस से लिखेंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए चौथे क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहां पे दिया गया है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पे हमारे सामने दिया क्या गया है, एक जो ट्रेन है वो 480 किलोमीटर की दूरी एक कांस्टेंट स्पीड से तय करती है। यहां पहले चीज दी क्या गई है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। यहां पे दी गई चीज क्या है कि दूरी दी गई है, दूरी, या फिर लिखे डिस्टेंस। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं हो गया, डिस्टेंस, दूरी या डिस्टेंस कितनी दी गई है बताइए आप लोग, 480 किलोमीटर दी गई है। 480 किलोमीटर यहां पे दिया गया है, और बोल रहा है यूनिफॉर्म स्पीड चल रही है। अब जब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक एकात्मक चाल से चल रही है, तो इसका मतलब यहां पे स्पीड नहीं दी गई है, तो स्पीड हम लोग मानेंगे। तो माना, माना चाल, चाल या फिर स्पीड, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे स्पीड बराबर एस, ठीक है। हमने स्पीड को मान लिया, एस मान लिया है। और यहां पे टाइम की भी बात नहीं है, हमें दी गई है, तो हम लोग टाइम भी टी मान लेते हैं। माना, माना समय, समय या फिर टाइम, टाइम कितना है, टी है, ठीक है। तो यहां से हमें एक फॉर्मूला पता चल गया। क्या मैंने आपको बताया था, मैंने बताया एस बराबर डी अपॉन टी होता है कि नहीं होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे ध्यान दें, ये होता है कि नहीं होता है। अरे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम
डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता, बताइए। यह चाल बराबर दूरी बटा समय होता है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पे s क्या था, स्पीड थी, और डिस्टेंस हमें कितनी दी गई, 480 दी गई है, और टाइम कितना दिया गया है, t दिया गया है। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहां से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, t बराबर, t को इधर लेके चले जाते हैं, s को इधर लेके चले जाते हैं, तो t बराबर कितना हो गया, 480 बाई s, ये भी लिख सकते हैं। मैंने s को इधर ले आया और t को इधर लेके चला गया। ठीक, ये पहली इक्वेशन ही है, इसका सिंपल फॉर्म मैंने लिखा है, आप लोग इसको फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इट वुड बी टेकन 3 आवर्स मोर टू द कम टू द सेम डिस्टेंस। बात क्या कह रहा है, बात यहां पे ये चल रही है, बात ये कही जा रही है कि अगर उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर घटा दिया जाए, मतलब पहले स्पीड कितनी थी, पहले स्पीड थी s थी, लेकिन बाद में स्पीड कितनी हो गई, यहां पे लिख लीजिएगा, बाद में चाल, बाद में चाल कितनी हो गई, बाद में चाल या स्पीड, आफ्टर स्पीड लिख लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर स्पीड, आफ्टर स्पीड कितनी हो गई, आफ्टर स्पीड हो गई s-8, जो कि यहां पे 8 किलोमीटर उसने कही घटा दी गई है, तो मैंने 8 किलोमीटर में घटा दिया। ठीक है, और आगे क्या बोल रहा है, देन इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर, अगर उसकी चाल 8 किलोमीटर घटा दी जाती है तो हमें समय कितना ज्यादा लगता है, 3 घंटे ज्यादा समय लगता है। कितना लगता है, 3 घंटे ज्यादा समय। तो अब समय, अब लगा समय, अब लगा समय क्या हो जाएगा, समय, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन यहां लिख लीजिएगा, टाइम टेकन कितना हो जाएगा, t+3 हो जाएगा, t+3 हो जाएगा, ये टाइम टेकन है। और डिस्टेंस क्या बोल रहा है, डिस्टेंस सेम है, यहां पे लिख रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस, मतलब जो हमारी दूरी थी वो कितनी थी, सेम थी, सेम, सेम मतलब होता है 480 की 480 ही थी, डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस कितनी थी, 480 की 480 थी। यहां पे भी फॉर्मूला लगा दीजिए, यही वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, 400, डिस्टेंस की जगह 480 हो जाएगा, टाइम की जगह क्या आ जाएगा, t+3 आ जाएगा, और यहाँ पे स्पीड यहाँ कितना आ जाएगा, s-8 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। यहाँ t का मान उठा के यहाँ रख दीजिए और काम खत्म हो जाएगा। यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये s-8 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को इधर ले आइए, इस पूरे फंक्शन को, ये भाग में है, इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, t+3 हो जाएगा बराबर 480 हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसको ही सॉल्व करते हैं। अब ये t का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, मैंने t का मान निकाल रखा था ना इक्वेशन 1 से, यहाँ उठा के रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, s-8 इंटू t का मान कितना था भाई, 480 बाई s था। ठीक है, +3 हो जाएगा, ये प्लस अलग है, समझ रहे हैं, उसी में नहीं है। ये आ गई इक्वेशन, तो सेकंड चली रही है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, जरा सॉल्व करते हैं और आगे, तो क्या हो जाएगा, ये s-8 रहने दीजिए इसको, इसमें जरा एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें एलसीएम लेंगे तो s हो जाएगा, यहाँ 480 का 480 ही बना रहेगा, और यहाँ पे +3s हो जाएगा, क्योंकि s से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर 480। ठीक है, अब ये s यहाँ पे मल्टीप्लाई में है पूरा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में था, s यहाँ पे था तो यहाँ चला जाएगा, तो ये 480s हो जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं हम लोग, आगे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 480s हो जाएगा, +3s² हो जाएगा, माइनस 48, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करते, 8 × 64, 64 का 4 हासिल है 6, 8 × 48, 6 54, 6 54 हो जाएगा। इतना ही आ रहा है, नहीं 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 नहीं, कितना आ रहा है, ये 480 प्लस 8 × 64, 64 का 4 हासिल है 6। ठीक है, चलो ठीक है, 8 चौक 32, 32 6 कितना हो जाएगा, 38। ठीक है, माइनस 8 × 24s हो जाएगा, बराबर 480s हो जाएगा। इसको थोड़ा इधर करता हूं मैं, इसको मिटा देता हूं, क्या हो जाएगा,
ये 480s 480s से कट जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा 3s², ठीक है, -24s -3840 = 0 बचेगा। ठीक है, 3 से यहाँ 3 है, 3 से तीनों संख्याएं देखते हैं कटती कि नहीं। 3 से 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 2 24, 3 अट्ठे 24, 0। ठीक है, तो ये क्या बचा, s² -8s -1280 = 0। ये चीज़ हमारे सामने आ गई। ठीक है, देख लीजिएगा आंसर यही है कि नहीं है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की जो हमारा क्वेश्चंस था वो यहीं तक था। एक्सरसाइज 4.1 मैंने आपको पूरी कंप्लीट करा दी है। एक्सरसाइज 4.2 पे चलेंगे और जो है जो आपके कोर्स में एलिमिनेट हो चुकी हैं, 70% कोर्स जो आपका बचा है वही मैं आपको कराऊंगा, आपको सारा कोर्स नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।